चलिए जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है इनहेरिटेंस जहां वर्ड यूज हो गया मतलब क्या, मेंडल जी आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये भी पता है कि मेंडल ही ऐसे थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप को मेंटेन करके रखते हैं, कि हम सारे के सारे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते भी हैं और हम सारे अपने पेरेंट्स से अलग भी होते हैं, बट फिर भी क्या है, हमारा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एनाटॉमिकल अपीयरेंस वो बिल्कुल सेम है कि हाँ ये पर्टिकुलर ह्यूमंस का है तो ये ऐसा ऐसा रहेगा, एनिमल्स का है तो ये पर्टिकुलर ऐसा रहेगा, और प्लांट्स का है तो प्लांट्स का अपने हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो फिर बाद में ये पूछा, मतलब ये चीजें आई कि ऐसा क्या चीज है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किस चीज के लिए, कि ये जो फीचर है पर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या था वो, डीएनए। हमने पढ़ाई कितने पे की, हमने पढ़ाई की 3 पे, क्योंकि हमको तब तक पता नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हमने पढ़ा आरएनए के बारे में भी, फिर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं प्रोटीन्स के बारे में भी, राइट। बट फिर मतलब लास्ट में जब सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए तब पता चला कि डीएनए ही है जो एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कुछ में आरएनए की जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, बट वो कुछ क्या है वायरस। अब ऐसा नहीं है कि आरएनए जो है कि वो सिर्फ वायरसेस में प्रेजेंट होता है, हमारे में भी प्रेजेंट है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट उसका क्या है एडिशनल रोल्स है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। एडिशनल रोल का मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब हुआ कि वो एज अडेप्टर काम कर सकता है, उसका कुछ अपना कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम हो सकता है। बट आपको ये भी पता होगा कि डीएनए जो है आरएनए से आया है, राइट। डीएनए आरएनए से आया है और आरएनए जो है वो ही पहले ही आया था। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो डीएनए है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए जी, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं डीएनए से, क्योंकि हमारा करता धरता तो यही है। तो हम डीएनए को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्लाइड्स की। ट्रस्ट मी, आपका ये चैप्टर 8 to 10 स्लाइड्स में खत्म हो जाएगा इन पर्टिकुलर स्लाइड्स को अगर हम देखेंगे तो। बट यस, एक एक लाइन इज इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन। ठीक है, चलिए आपको पता है कि डीएनए क्या है, पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अच्छा टेल मी वन थिंग, कि मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उस पर तो नहीं जा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम बस वहीं पे जा रहे हैं। पर थोड़ी सी तो कहानी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, राइट। बताइए जी, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें जा रहा है कि मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? कोई भी ऐसे? ठीक है ना, चलो जी, ओके जी, चलिए ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि देखो, सबसे पहले तो आ गया कि डीएनए है क्या। तो हमको पता चल गया कि डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अभी हम इन तीनों को अलग अलग करके भी पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी, राइबो क्यों है क्योंकि राइबो शुगर है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स की कहानी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होते हैं ये। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, कि कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि डीएनए का लेंथ क्या है। अब कुछ जो है उनका जो है एग्जाम में बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जाता है, और मोस्टली ये जो आपका क्वेश्चन है इन चारों के आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, पहला पूछ लिया जाता है बैक्टीरियोफाज का। अच्छा, बैक्टीरियोफाज क्या है? कोई भी बच्चा, सुना तो सबने होगा मुझे पता है, बट मुझे डेफिनेशन चाहिए, बैक्टीरियोफाज होता क्या है यार, ऐसे ये मत एक करो। टाइप का वायरस होता है जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बिल्कुल सही जी, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अरे यार, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट तो बच्चे हो क्लास में, वेरी गुड जी, थैंक यू जी। ठीक है, बैक्टीरियोफोज एक टाइप का वायरस है जो कि क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब क्या कहानी है, बैक्टीरियोफोज को हम क्या बोलते हैं 5 × 174 भी कहा जाता है इनको। हाँ जी, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, घूमता रहता है, तुम लोग को तो रहता हुआ है। वायरस जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, चलिए जी, इसके कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं लेंथ ऑफ डीएनए, कि कितना बड़ा जो है लेंथ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि लेंथ ऑफ डीएनए हमको कौन बताएगा, लेंथ ऑफ डीएनए हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट है, करेक्ट। चलिए जी, क्या है यहाँ पे, कितने बैक्टीरियोफाज में होते हैं, हैज 5396 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये था बैक्टीरियोफाज का। फिर आ गया बैक्टीरियोफाज लैम्डा का, इसका कितना है 48502 बेस पेयर। फिर आ जाता है ई कोलाई का, एक पूछा जाता है एग्जाम में, 4.6 × 10⁻⁶
बेस पेयर। फिर आता है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमंस का। आपको पता होगा कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़ा वाला चला था, जो कि 91 के लगभग में राउंड में क्या बोलते हैं शुरू हुआ था प्रोजेक्ट ये वाला। तो उस टाइम पे हमने क्या हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए को स्टडी किया था कि कितना ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है डीएनए। तो इट वाज अराउंड 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। फिर है डिस्कवरीज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारे फ्रेडरिक मिक्सचर। क्यों जी? क्योंकि इन्होंने ही जो ये सारा का सारा तामझाम था उसको शुरू किया था। कि इन्होंने ही बताया था कि एक, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में स्टडी किया था। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में स्टडी किया था। तो इन्होंने कहा था कि कुछ तो एक एसिडिक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है, बट तब तक ही वाज नॉट श्योर कि वो है क्या। तो उन्होंने कहा कि वो एक क्या बोलते हैं डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और उसने उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे इसका नाम क्या दिया? मैम बुक में 4.6 इंटू, आपका मैसेज में नहीं देख पाया बच्चा अभी। 4.6 इंटू 10⁻⁶ है। किसकी बात कर रहे हो आप? इसकी इकोलाई की? बोलिए जी। 10। ये तो मैम 4.6 इंटू 10⁻⁶ कोई नहीं बच्चा जी, बेस पेयर मतलब जहां। इक्वलाई का बेस पेयर है। ओके जी, ठीक है। यस मैम। चलिए हो जाती है कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक्स भी टीम से। चलिए जी ठीक है। अब आज हम लोग कहाँ पढ़े थे? फ्रेडरिक मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर जिन्होंने क्या कहा कि एक कोई एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बट उस टाइम पे इन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लिन। ठीक है। उसके बाद आए हमारे कौन? वैटसन एंड क्रिक। अच्छा, इसके अलावा दो और लोग भी थे। कौन थे वो? कोई भी बच्चा क्लास का। वैटसन क्रिक के साथ दो और साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिनके बारे में एग्जाम से बहुत ज्यादा धड़ल्ले से पूछा जाता है। फॉर दोज जो कि विल्किंसन रोजलिंड। हाँ जी, विल्किंसन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। मॉरिस विल्किंसन नाम था उनका पूरा। एंड उसके अलावा जो थी दैट वाज रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है जी, ये दोनों हमारे साइंटिस्ट है। अच्छा, विल्किंस, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है। अब नोबेल प्राइज जो मिला था, अगर आपको पता होगा, तो इन चारों का नाम नॉमिनेट हुआ था, बट इनमें से किसको नहीं मिला था एंड क्यों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में ही। और अच्छा, एक चीज और, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था? बोलो जी। इन्होंने एक्सरे मॉडल दिया था ओके, जो डीएनए का था। इन्होंने एक्चुअल जो काम किया था दैट वाज ऑफ एक्सरे इमेजिंग। बिल्कुल सही जी प्रेरणा, एक्सरे इमेजिंग का इन्होंने काम किया था। एंड आउट ऑफ इन चारों का नाम नोबेल प्राइज के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक को नहीं मिला था। और वो कौन थे? इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, वैटसन एंड क्रिक का। हाँ जी, नहीं पता तुम लोग को सच में? रोजालिंड फ्रैंकलिन को। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया था बिकॉज शी डाइड ड्यू टू ओवेरियन कैंसर। ठीक है। और आपको पता होगा कि जो नोबेल प्राइज है वो जो भी मतलब उसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जो लोग मर जाते हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक आपका नोबेल प्राइज का क्या बोलते हैं, जिसे कह सकते हैं रूल है कि जिनको नोबेल प्राइज उन्हीं को मिलेगा जो कि पर्सन पर्सन क्या बोलते हैं फिजिकली अपेयर होते हैं। तो इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि आप मिला था नोबेल प्राइज। एंड जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, बिकॉज शी डाइड एट वेरी अर्ली, एंड आई गेस उनका एज जो था 38-39 के अराउंड ही था। ठीक है, उस एज में ये बेचारी एक्सपायर हो गई है। ठीक है। चलिए जी, तो इन्होंने क्या किया था बच्चा जी? एक सबसे फेमस जो आपका मॉडल अभी तक आप लोग पढ़े चले आ रहे हो, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1953 में आया था ये। एक्सरे डिफ्रैक्शन के क्या बोलते हैं उस पर दिया था। तो क्या बोलते हैं ये आपका अभी तक जो है काम चल रहा है इसका। फिर आते हैं हमारे अच्छा, एक चीज और, रोजालिंड फ्रैंकलिन को एक निक नेम भी दिया गया था। कोई बच्चा वो नाम बताना चाहेगा? एंड आई गेस गर्ल्स को तो पता होना चाहिए, बिकॉज शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी। क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया है
कि डार्क लेडी ऑफ डीएनए, डार्क लेडी ऑफ डीएनए किसको कहा जाता है, ये पॉइंट आप लिख लो और शायद आज अभी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन को कहा जाता है। अच्छा, ये अब आपका होमवर्क है कि ये टैग उनको किसने दिया था, फाइंड इट आउट, ठीक है, कि ये टैग उनको किसने दिया था। और ये भी उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था 1952 में, वही एक्सरे की, मतलब जिसे कहते हैं ना, ये एक बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक परफेक्ट फोटोग्राफर है, तो उसी टाइप से ये भी क्या थी, एक बहुत ही अच्छी रेडियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने बहुत ही परफेक्ट जो है उसका डीएनए का स्ट्रक्चर का फोटो खींचा था, वही एक्स वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, राइट। फिर आते हैं हमारे एरविन चारगाफ जी। अब ये भी बहुत ही अच्छा काम, सबसे सिंपल और स्वीट से काम इनके थे कि इन्होंने बताया कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका रेशियो कैसा होता है, उनका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब वो इक्वल टू 1 कब आएगा, इस स्पेसिफिक कंडीशन को जब वो फुलफिल कर रहा है तब, उसके अलावा नहीं, करेक्ट। और वो कंडीशन क्या थी, या तो एडेनिन एंड गुआनिन का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन, राइट। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि A प्लस टी ओवर टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको याद करने में आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और आपको रटा रटाया भी होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चा जी एग्जाम में, कि आपको दे देंगे कि एडेनिन जो है हमारे पास, एडेनिन के कितने, सपोज कर लो कि 20 एक पर्टिकुलर डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक मतलब ऐसे करके न्यूमेरिकल टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है, दैट वुड बी लाइक कि आपका एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, सपोज उसमें 40 बेस पेयर्स हैं और उसमें 15 जो है दैट इज आपका एडेनिन का। तो आपको पता होगा कि अगर 15 एडेनिन का है तो 15 ही हमारा थाइमिन का भी होगा, करेक्ट। एंड जो हमारे गुआनिन और साइटोसिन के होंगे वो कितने होंगे, 5 तभी 10 होकर होगा हमारा, टोटल 40 बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके जो एग्जाम है उसमें देखे जाते हैं कि आपको न्यूक्लियोटाइड्स को कैलकुलेट करना है। अब आ जाइए जी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में, बहुत ही सिंपल कहानी, बिकॉज आपने सारी पढ़ी हुई है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली किसका मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, दे कैन बी आइदर प्यूरिन, दे कैन बी आइदर पिरामिडिन। अभी जस्ट ही हमने ये बात सीखी है। अब क्या कह रहे हैं कि प्यूरिन्स जो है दैट वुड बी इक्वल टू ऑलवेज पिरामिडिन। इन शॉर्ट अगर हमने ये बात कही है तो हमने यही बात कही है जो ये चारगाफ जी ने कहा था अपने रूल में। हाँ जी मैम, हमने यही बात कही है कि प्यूरिन्स जो है दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू पिरामिडीन्स। तो एडेनिन और गुआनिन हमारे पिरामिडीन्स हैं, सॉरी प्यूरिन्स हैं, और पिरामिडीन्स हमारे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन है। और आपको पता होगा एडेनिन गुआनिन के जो स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े से ज्यादा टफ वाले हैं, और ये तीनों सिंपल से हैं, आपस में थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ बन जाते हैं। अब क्या है नई बातें यहाँ पे, वो जो आपको सीखनी है कि थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, आपको पता है आरएनए यूरेसिल में। बट जो चीज सीखनी है वो क्या है कि थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमीन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपने ये जो है स्ट्रक्चर, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करूँ इसका, ठीक है। दिख रहे हैं आप लोग को, प्रॉपर्ली विजिबल है स्क्रीन पे, है ना। अब आई गेस ज्यादा क्लियर है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये रहे आपके एडेनिन एंड गुआनिन, एंड ये रहा आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि थाइमिन का फॉर्मूला क्या है, 5 मिथाइल यूरिन, राइट, यही पढ़ा। तो इसके 5th नंबर पे क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप लगा होगा। फिर कहां से 1 2 3 4 5, ये रहा 5th, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, करेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल यूरेसिल की तरह ही है, करेक्ट, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। और ये रहा आपका जो नॉर्मल सा, अभी हम इस पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए जी आगे आगे आ जाओ। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट वाला है, आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है यहाँ पे, दूसरा है पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हमारी पेंटोस शुगर। कौन कौन सी शुगर है भाई, 2 टाइप की शुगर है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। क्या कहानी है मैम इसकी, इसकी कहानी ये है कि राइबोस जो है आरएनए में प्रेजेंट है और डीऑक्सीराइबोस कहाँ है, डीएनए में प्रेजेंट है। अब डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे कि डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहाँ से क्या गायब होता है। मैंने लो आपके लिए स्ट्रक्चर भी रख दिया है सामने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीऑक्सीराइबोस,
हाँ जी प्रेरणा, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन रिमूव होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चा कि वो कहाँ से रिमूव होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इन डीएनए, करेक्ट। और कहाँ पे रिमूव होती है मैम? हमारी जो सेकंड शुगर है, कार्बन से। बिल्कुल सही, सेकेंड कार्बन से। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम दिया था, बिकॉज आपने थोड़ा सा तो हो गया होगा टाइम। बायो का पेपर कब था तुम्हारे 12th का? 16th of March। तब से मतलब बहुत ज्यादा तो बुक खोल के नहीं देखी होगी, है ना? ठीक है, तो ये रहा, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से रटा रटाया। ये आपस में जो शुगर है वो हमारे नाइट्रोजनस बेस से कहाँ से जुड़ती है? फर्स्ट कार्बन से। गायब कौन सी वाली जो शुगर होती है, वहां सॉरी ऑक्सीजन कहाँ से गायब होती है? वो हमारी सेकेंड वाले से। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, एक और पॉइंट भी आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो ये कि जो ये आपस में जुड़ते हैं वो कहाँ से जुड़ रहे होते हैं? तो दे आर फ्रॉम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, है ना? 3 प्राइम और 5 प्राइम में आपस में ये जुड़ रहे होते हैं एक दूसरे, जब ये अपना एक सीक्वेंस बना रहे होते हैं, करेक्ट, जिसे कहते हैं बैकबोन बना रहे होते हैं। अब आ जाओ जी, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में है इस भाई जी? H3PO4। ठीक है, ये रहा हमारे तीनों चीजें, और तीनों हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में भी आपने पढ़ लिया, फिर आपने पेंटोस शुगर को भी देख लिया, और आपने फॉस्फेट ग्रुप के बारे में भी देख लिया। अब आ जाइए जी थोड़ा सा किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देख लेते हैं। क्या कहानी है इनकी? अ न्यूक्लियोसाइड, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोस शुगर। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब हमारा नाइट्रोजनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस आपको पता है, वो जब हमारा पेंटोस शुगर के साथ मिलते हैं, कौन सी चेन के, कौन से लिंकेज के साथ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही से आपका क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि ये दोनों आपस में किससे जुड़ रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चा जी? हम बात कर रहे हैं मैम इन दोनों की, कि ये जो है आपस में किससे जुड़े हुए हैं। ये रहा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो मर्जी आप इसको कह लो, बट पता होना चाहिए। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द फॉस्फेरिक ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या कहानी हुई इसकी मैम? इसकी कहानी ये हुई बच्चा कि न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे जैसे ये हमारा एक से, हम एक काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर ही बना लेते हैं, कि यहाँ पे हमारा ये रहा नाइट्रोजनस बेस, कोई सपोज कर लो एडेनिन को ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रही हमारी शुगर, फिर उसके बाद पड़ोस में क्या होता है हमारा? फॉस्फेट ग्रुप, करेक्ट। ऐसे ही पढ़ा है हमने। हमने पढ़ लिया कि ये तो मैम है क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये रहा हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईस्टर की। तो वो कौन से हैं? तो वहां पे हम लोग बात किसकी करेंगे कि ये जो शुगर है ना, मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि 3 प्राइम से और 5 प्राइम से ये जुड़ी होगी ऊपर वाली शुगर से, करेक्ट है ना? नीचे वाली शुगर से यहाँ पे अगर इस वाले की 3 प्राइम है, तो इस वाले की कौन सी शुगर होगी? ऊपर साइड में कौन सी दिख रही है आपको? 5 प्राइम। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? और आई शुड ट्राई विद कुछ और चीज। क्यों क्यों बताओ जी? मैम नहीं एक बार समझ में आया explain कर दीजिए। क्या अंश? मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में देखो, नहीं मैं आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से बताऊं। हाँ देखो, हम एक काम करते हैं, इसको पूरा ही ऊपर खिसका देते हैं। देखिए जी, कहानी क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड। सपोज के लिए हम एडेनिन ले लेते हैं। ठीक है, एडेनिन हमने क्या पढ़ा कि किससे जुड़ा होता है? शुगर से। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीएनए की। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या है? ये ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन से, इसकी शुगर की। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही तरीके से आपको समझ में आती जाएगी, क्योंकि इसकी शुगर की हर एक कार्बन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही पढ़ा अभी हमने। इतना क्लियर है? यस मैम। ये जो शुगर है वो H3PO4, या फिर कह लो, इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो फॉस्फेट से जुड़ी हुई है, करेक्ट। ठीक है, H3PO4 है, या फॉस्फेट ही ले लो अभी के लिए। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो ये चीज है कि फर्स्ट कार्बन से तो ये किससे जुड़ी हुई है? हमारी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी हुई है। सेकेंड जो इसका कार्बन है, वहां पे क्या कहानी है कि वहां से हमारा एक ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन जो है रिमूव है। शुगर की हर एक उसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्टली की। फिर जो इसकी थर्ड कार्बन है ना,
ठीक है, जिसको हम 3 प्राइम कहते हैं, राइट। जो थर्ड कार्बन है वो हमारी क्या कर रही है, उस बात को आपको ध्यान देना है। एक फोर्थ तो इससे निकल गई, और यहाँ पे जो फिफ्थ वाली है इस कार्बन का आपको ध्यान रखना है, क्या कर रही है ये जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे गुआनिन भी तो होगा, करेक्ट। गुआनिन भी अपनी एक शुगर से जुड़ा होगा, राइट। वो शुगर भी आगे चल के फॉस्फेट से जुड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे भी अपना ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बना रहा है, जीबी लिख देते हैं अभी के लिए हम। और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि जो हमारी बैकबोन बनाते हैं डीएनए की, वो कौन बनाता है, शुगर एंड फॉस्फेट्स ही तो बनाते हैं, एंड मोस्टली शुगर्स ही बनाते हैं बैकबोन डीएनए की, करेक्ट। तो ये हमारा क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो आपस में यहाँ पे सामने अगर आप ले लो तो एडेनिन क्या करेगा, थाइमिन से बना रहा होगा बेस पेयरिंग, फिर यहाँ पे एक शुगर आ रही होगी इसकी, और यहाँ पे इसका भी फॉस्फेट ग्रुप आ रहा होगा। और सिमिलर कहानी हमारी गुआनिन के साथ है कि ये हमारा साइटोसिन के साथ बना रहा होगा, साथ में शुगर एंड साथ में इसके भी फॉस्फेट। बट ये आपस में ऊपर से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपस में यहां से तो नहीं जुड़ रहे हैं, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स का कोई अपने कभी ऐसा देखा कि ऐसे करके पेयरिंग हो रही होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, बोलो बोलो। तुम्हारा शरीर है, राइट, वो पूरा का पूरा कौन सपोर्ट कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम हमारा, राइट। पूरा सर से लेके पैर तक हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वही हमारा क्या बना रहा है, एक बेस बना रहा है। तो वही कहानी हमारे यहाँ पे ये कर रहे हैं, कौन, शुगर। कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, कि फर्स्ट से ये इससे जुड़ा हुआ है, सेकंड हमारा ऑक्सीजन रिमूव है तो इसलिए हम उसको डीऑक्सी कहते हैं, थर्ड कार्बन इसकी और इस वाले की, क्योंकि देखो आपने क्या सीखा है कि थर्ड कार्बन हमेशा नीचे होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा, करेक्ट। फर्स्ट कार्बन से ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, एडेनिन से हमारा, सेकंड हमारी डीऑक्सी है तो उसका कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हाइड्रोजन है। और ये रही हमारी थर्ड कार्बन, जो कि हमारी किससे, नीचे साइड से फिफ्थ कार्बन से, बिकॉज यहाँ पे थर्ड कार्बन ये रही, ये फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे ऊपर होती है हमारी फिफ्थ कार्बन, राइट। तो ये रही हमारी शुगर, इसकी भी यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ सेकंड कहीं रही होगी, यहाँ पे थर्ड कार्बन आएगी, ये रही फोर्थ और ये रही फिफ्थ। तो ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं, 3 और 5 से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुसा दिमाग में, यस मैम। यस मैम। घुसा ना, चलो जी शुक्र है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। मुझे अगर पहले से पता होता ना, मैं प्रॉपर डायग्राम बनाया ले आती तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाता। चलो जी कोई नहीं, वैसे भी हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, तब देख लेंगे। चलिए जी, बट अभी फिलहाल आधे घंटे में आपको इसको लगभग आधे पे निपटाना है, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, ये रहा, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फोरिक ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स, जस्ट 1 सेकेंड, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स। क्या कहा कि ये रहे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये किससे जुड़ रहे हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से, ठीक है जी। यही कहानी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या जाती है, alternate deoxyribose and phosphate residues joins to form a polynucleotide chain। क्या बनाते हैं भाई, जब हमको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो बना रहे हैं, राइट। ये हमने सिर्फ एक का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे दूसरा ले लो, फिर से गुआनिन ले लो, नीचे साइटोसिन ले लो, तो ये हमने क्या बना दी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। अब आ जाओ जी किस पे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत ज्यादा आपको मतलब ये वाला तो रटा रटाया होगा आई गेस कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि डीएनए क्या है, मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हमेशा एंटी पैरेलल में चलती रहती हैं, वेयर बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर। अभी जस्ट समझाया मैंने आपको कि बैकबोन हमारी किससे सब है, मोस्टली शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ये बेस है जिसकी हम बात करें, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये हमारे अंदर की साइड है और ये आपस में नहीं जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, बट ये एडेनिन और साइटोसिन जो गुआनिन है वो साथ में नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। इनका कैसा रहेगा, इस हिसाब से, ना कि इधर से, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा है बैकबोन, दैट इज बाय योर शुगर एंड फॉस्फेट। अब आ जाइए जी, कहानी क्या है, ये चीज भी एंटी पैरेलल पोलैरिटी वाला भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक स्ट्रैंड हमारा अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है, राइट। आ जाओ जी, पूरा गंदा सा कर दिया हमने पेज। अब आएंगे सबसे मस्त चीजें, क्योंकि अब हम एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट होने वाले हैं। नहीं नहीं यार, अभी तो बहुत है।
चलो, बट इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा कि द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसको नहीं पता है ये बात? भाई सबको पता है ये बात कि हमारा जो एडेनिन है वो हमारा थाइमीन से जुड़ा होता है 3 बॉन्ड से। डबल बॉन्ड मैम। हाँ जी, ठीक है, मैं सोच रही देख रही थी कि बच्चे सो तो नहीं रही है क्लास में। हाँ जी, एडेनिन जो है हमारा 2 बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ता है और गुआनिन हमारा 3 बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होता है। राइट, हाँ जी प्रेरणा, बिल्कुल सही। फिर क्या आ रहा है हमारा, द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ जी, हमें ये पता है, और इनको ही हम क्या कहते हैं, बेस पेयर्स कहा कहते हैं। फिर क्या है, एडेनिन जो है 2 बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ता है, थाइमीन एडेनिन से, गुआनिन जो है 3 बॉन्ड से जुड़ रहा है, और साइटोसिन से, और साइटोसिन गुआनिन से 3 बॉन्ड्स की, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से। ठीक है जी, हमें ये पता है। डस, अब ये क्या कह रहा है, फिर से वही एक इंपॉर्टेंट बात, डस अ प्यूरिन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू पिरामिडीन। ठीक है, कुछ इन्होंने अलग बात नहीं कही है बच्चा जी, बट इन्होंने क्या कहा है, एक अगर आपको ना स्टेटमेंट की तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उस मोमेंट पे बस आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको पता है कि ये दोनों क्या है, हमारे यूरिन्स है मैम, है ना, और ये दोनों हमारे मैम क्या है, ये दोनों मैम हमारे पिरामिडीन्स हैं। तो इन्होंने कुछ अलग तो नहीं कहा कि एक प्यूरिन हमेशा ऑपोजिट आता है पिरामिडीन के। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, बिकॉज जब एग्जाम में आपको पता है कि उस टाइम पे आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कभी कभी दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पढ़ी पढ़ाई चीजें भी नहीं कर पाते हैं। फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। चलिए जी, ये पॉइंट भी हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो आपने, आई डोंट नो, आप लोगों ने लेफ्ट हैंडेड फैशन वाला नहीं पढ़ा होगा डीएनए, या पढ़ा है? कितने टाइप्स के डीएनए पढ़े हैं? थोड़ा सा मुझे बता दो कि सो दैट आई कैन, मैं उतने ही डिटेल में जाऊं। पता चला मैं एकदम फैलती चली जा रही हूँ, तुम लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। मैम राइट हैंडेड ही पढ़ा था। सिर्फ राइट हैंडेड ही पढ़ा है? नहीं, आपने टाइप्स ऑफ डीएनए में ये नहीं पढ़ा है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए? नो मैम। नहीं पढ़ा नो है? मैम। चलो जी, नहीं पढ़ा है तो फिर छोड़ो, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी इसे। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली ना हमारे पास क्या होता है, बस एक हल्की सी चीज ले लो कि कहीं एग्जाम में अगर आ जाए तो आप तो थोड़ा सा आंसर कर पाओगे। हमारे पास ना 3 फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, क्या कहते हैं मैंने, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें ना, तो 3 टाइप के डीएनए। ए डीएनए, ऐसे ही बोला भी जाता है इनको, बी डीएनए, एंड देन इज योर जेड डीएनए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो मोस्टली सेम रहता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या कि आप, मतलब तुक्का ही है क्योंकि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, कि इसमें से हम जो अभी जिस डीएनए की बात करते हैं वो कौन सा डीएनए रहता होगा जो जनरल डीएनए माना जाता है? कोई भी बच्चा, बस तुक्का ही मारना है, मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। मैम जेड जेड। नो, बी। हाँ, बी। बी डीएनए, करेक्ट। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन डीएनए होता है ना हमारा, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो एक बार ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन जो है दैट इज हमारा बी डीएनए। और उससे भी जो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग ये पढ़ रहे हो ना तुम लोग, कि 2 चेन्स आर राइट हैंडेड फैशन, तो राइट हैंडेड नहीं, लेफ्ट हैंडेड भी होता है, बट लेफ्ट हैंडेड जो है हमारा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ जेड डीएनए में देखा जाता है। ठीक है, अब इसकी कहानी कभी अगर, अब हम लोग का तो साथ वैसे भी बहुत कम टाइम वाला है, कभी अगर पढ़ाने का मन हुआ या फ्री टाइम हमारे पास बच गया, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी। बट अभी के लिए बस ये समझ लो कि ये दोनों मैम हमारे राइट डीएनए, राइट हैंडेड फैशन में बोलते हैं, राइट हैंडेड मतलब इस हिसाब से होते हैं। और जेड वाला जो होता है दैट इज हमारा ऑपोजिट, एंटी पैरेललिटी शो, मतलब एंटी पैरेललिटी नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी ये चीज आप कर सकते हो। चलिए जी, फिर हम इसी पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 चेन्स होती हैं हमारे, आपको पता है डीएनए की, कैसे, राइट हैंडेड फैशन में आपस में ऐसे करके 2 आपने रस्सी के धागे ले लिए और वो ऐसे करके घूम रहे होते हैं, करेक्ट। वही एक रफ इमेज चल रही थी दिमाग में। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि जो उनका पिच ऑफ हेलिक्स है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। एंड दे, देखो इसका हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर दिया है, बनाया है मैंने, नहीं, चलो जी, हम कोई बात नहीं, हम 1 सेकेंड के अंदर, मतलब 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसका स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, ये रहा हमारा, हम एक एक टर्न हमारा कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम देखें तो एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट? ऐसा ही पढ़ा है तुमने, ये तो पढ़ा होगा, यस मैम। है ना? और हर एक टर्न में हमारे क्या 2 वो होते हैं गैप्स, ठीक है, और एक में कितना 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक टर्न, कंप्लीट टर्न के अंदर 5-5 में, है ना, है ना, है ना? ठीक है, फिर हम बात किसकी कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं मैम कि जो ये एक के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.34। श्योर हो आप? मैम 10 की पावर्स पे वो मेरे को याद नहीं है। नहीं नहीं, 10 की पावर वाला नहीं है जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने उसका मतलब नहीं समझे बच्चा जी। मैंने आपसे मैम आप पूछा हाँ इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हो ना? इन दोनों के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? मैम 3.4 नैनोमीटर। हाँ वही मैं सोचूं, मेरे को पता है दोबारा से एक बार देखना पड़ गया कि मैं इतना गलत कब से हो गई। ठीक है, ये 3.4 नैनोमीटर होता है एक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और फिर वही अगर हम 10 के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा 34। क्यों जी, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या या मैंने कंफ्यूज कर दिया? नहीं नहीं मैम, मैंने ना बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस बता दिया था आपको, नहीं नहीं, 0.34। हाँ वही तो मैं सोचूं कि तुमने मतलब बोला तो सही चीज है बट क्या है थोड़ी सी अलग है। जो मैं पूछ रही हूँ वो नहीं था। ठीक है, और ये पूरे के पूरे हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है ना? चलो जी, आ जाओ हम वापस से आ जाते हैं इसमें। देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन ईच टर्न। हर एक टर्न में कितने हैं हमारे? 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हाँ मैम हमने देख लिया। अब जो आप बोल रहे थे ना, ड्यू टू दिस द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अबाउट 0.04। आप जिसकी बात कर रहे हो ना, आई गेस जस्ट वन सेकेंड, आप बात कर रहे हो इस वाले पार्ट की। एक बार कोई रीचेक करना, इफ कोई बच्चा फ्री है तो। 0.34 जो होता है ना वो इसका होता है। एक बार कोई प्लीज रीचेक करना है इसे। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाइए। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, वही चीज फिर से कि डबल बॉन्ड हेलिक्स के उसके फॉर्म में वो एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके लगे होते हैं सीढ़ियों की तरफ। अब आ जाइए जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम क्या है हमारा, सेंट्रल डॉगमा। क्या कहता है सेंट्रल डॉगमा? कि यहाँ पे 3 प्रोसेस चल रहे हैं। कौन कौन सा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एक कौन सा मिसिंग है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सही, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं, ट्रांसक्रिप्टेज बेटा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज मिसिंग ओवर हियर। ठीक है जी, तो डीएनए आपको पता है खुद में कैपेबल है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये रहा आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। और यहां से डीएनए अगर हमारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अगर हमारा डीएनए बन रहा है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड वही एमआरएनए हमारा प्रोटीन क्या में फॉर्म कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ये तीनों चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही बेसिक सी है ये। ठीक है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिवर्स, कैन बी इन रिवर्स डायरेक्शन आल्सो, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कहाँ पे होते हैं वो? कुछ वायरसेस में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए जी और आगे आ जाते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये आता है बहुत ही प्यारा वाला टॉपिक, बट इसको हम लोग पता है कैसे देखेंगे? पहले हम इसको देखेंगे थोड़ा सा डायग्राम से। ठीक है, तो आपको माइंड में और ज्यादा क्लियर इमेज दिखेगी। देखो ये रहा हमारा शॉर्ट रीच, मतलब जो डीएनए का हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हेलिकल वाला, कितना होता है ये? 2 नैनोमीटर, करेक्ट। ये हमारा 2 नैनोमीटर रहता है। फिर ये आपको पता है वो घूम घूम के क्या बनाता है? ये बनाता है बीड्स ऑफ स्प्रिंग। और इसको हम क्या पढ़ते हैं किसमें? हिस्टोन्स में, राइट। क्योंकि ये प्रोटीन्स की हेल्प से अपना क्या है, अपने आप को कॉइलिंग करना स्टार्ट करता है, राइट। ऐसे ही पढ़ते हो। तो ये रही हमारी बीट्स ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहला क्या अच्छा ये इमेज आपके में बिल्कुल क्लियर है ना फोन में? बिकॉज थोड़ा सा जूम करना पड़ रहा होगा आपको इसको रिटन वाला फॉर्म को देखने के लिए, बट आई होप इट्स क्लियर। जस्ट टेल मी वंस प्लीज। क्लियर है मैम? हाँ क्योंकि आप लोग का मैसेजेस, एक सेकंड क्या हो गया ऐसे, जस्ट वन सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये आपके उसमें क्लियर है। सबसे पहले हमारा ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब इसमें हमारी कॉइलिंग स्टार्ट होती है, व्हेन डीएनए स्टार्ट्स, क्या हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें। ठीक है, जब इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब ये क्या होने लगे? आपस में पास होने लगे, फोल्ड होने लगे। कैसे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, दे फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 नैनोमीटर। ये कितने में हो रहे हैं? 11 नैनोमीटर में। फिर और आगे जब हम पढ़ते हैं तब ये इसको हम क्या कहते हैं? 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है इसे?
पैक्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये रहा हमारा कितने का 30 नैनोमीटर का, यही वाला है, इसी को हमने और ज्यादा फोल्ड कर रखा है। फिर क्या है हमारा सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म। सेम चीज है, कौन से वाला पार्ट कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक्सपैंड करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कौन सा वाला पार्ट, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। कितना रहता है वो 300 नैनोमीटर। देन कम्स योर कंडेंस सेक्शन ऑफ मेटाफेस क्रोमैटिन। एकदम जब हम मेटाफेस के पास पहुंचने लगते हैं, और फिर मेटाफेस में आपको पता है कि ये कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये सारे का जो आपका डिस्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये हमारी क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, ये लो, अगर आपको जिनको भी नाम एग्जैक्ट वाले चाहिए थे तो वो ये रहे, डीएनए, देन इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस जो प्रोटीन होता है उनका सम अप को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, राइट, हिस्टोन प्रोटीन को। फिर अब बन जाते हैं हमारे ये क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बाद क्या होता है, क्रोमैटिन लूप, फिर आ जाता है कंडेंस क्रोमैटिन लूप, एंड लास्ट में बन जाता है ऐसे करके क्रोमोसोम। ठीक है जी, चलिए जी, ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या एक चीज दिखती है, हिस्टोन, H1 हिस्टोन। कितने होते हैं हिस्टोन, क्यों जी, बताओ जी, मैं थोड़ा तब तक पानी पी लूं। कितने हिस्टोन होते हैं, मैसेजेस देख रही हूँ मैं भाई, वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का। बोलो बोलो, कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। अच्छा, ये इतना बुरा लगता है तुम लोग को चैप्टर, मतलब ठीक है, मतलब मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर बच्चों को पसंद नहीं है। जब मैं तुम्हारे उसमें थी एज में, तब मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मजबूरी थी पढ़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नहीं पता, नो आइडिया। अच्छा, ये डायग्राम तो पता ही होगा कि ये रहा हमारा डीएनए, फिर ये रहा H1 हिस्टोन, ये डायग्राम भी नहीं याद है। ये मैं बात कर रही हूँ हिस्टोन ऑक्टामर्स की आपके। ठीक है, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बेटा जी ये हमारे मैम कितने होते हैं, 4। 4 मैम कैसे होते हैं, 4 अगर आप देखो तो, क्योंकि आप तो मैम बोल रही हो ऑक्टामर है, ऑक्टामर मतलब तो होगा कितना, 8, करेक्ट। तो 4 कैसे, 4 ऐसे बेटा जी, क्योंकि H1 तो हमारा चलो बाहर है, उसको हम नहीं लेते हैं, जो अंदर वाली पैकेजिंग है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है H2A, कितने होते हैं H2A के, 2। ठीक है, फिर होता है H2B, कितने होते हैं इसके, 2। फिर होता है हमारा H3, इसके भी कितने, 2। फिर होता है हमारा H4। अब अगर आपको ना इसकी पैकेजिंग पता है कि ये कैसे पैक्ड है, तो आपको जिंदगी का, जैसे कहते हैं ना, इसका सारा सत्य पता है। क्या कहानी ये है इसकी, ये जो ये आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में ये बॉल लाइक नहीं होता है। जैसे आपने भी देखा था ना इसमें, ये इस टाइप से आपको दिखेगा, ये इस टाइप से पैक्ड है। तो ये रफली आपको दिख रहा होगा बॉल की तरह, बट बॉल की तरह ये एक्चुअल में नहीं होता है। कैसे आप इसका डायग्राम बनाओगे, फटाफट रफ अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो उसका कुछ इस हिसाब से कि ये रहे 4, हमने क्या कहा, ऑक्टामर है, तो सबके ऊपर से एक एक और लगा लो। करेक्ट, याद करने का तरीका है ये, सबके ऊपर से हमने एक एक और लगा लिया। अब ये अरेंज किस हिसाब से होंगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जहां पे मैं पूछ रही हूँ ये कौन सा वाला पार्ट होगा हमारा, व्हाट इज दिस, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फटाफट तुम लोग लिखो, मैसेज क्यों कर रहे हो, इतनी बुरी आवाज नहीं है किसी की भी, मुझे पता है। क्यों, क्या बोलते हैं इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को, इस पर्टिकुलर पार्ट्स को हम कहते हैं बच्चा जी, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देती हूँ, सो दैट आपको याद भी रहेगा। इसको हम कहते हैं H2A। ठीक है जी, क्या कहा जाता है इसको, इसको हम कहते हैं H2A। फिर आता है हमारा अगला पार्ट, अगले पार्ट की कहानी क्या है, व्हाइट ले लेते हैं, ये रहा जी, ये रहा मैम। ठीक है, ये दोनों, ये अगर H2A है दोनों के दोनों, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी H2B, हाँ जी ऋतु जी, और ये भी हमारा H2B मैम। सिमिलर कहानी कुछ कुछ इस पे भी आएगी। ठीक है, तो बीच में हमारा कौन सा होगा, कोई बच्चा, ये दोनों कौन से होंगे, इसको कैसे बनाएं, दूसरा कलर करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, बताइए जी ये कौन से हैं, H3 पक्का श्योर हो, H3 H4 नहीं है तो ये ठीक है, ये H3 H4 ही है। जिसको मैंने क्या बोलते हैं कलर किया है, ऐसे करके फिल किया है, ये क्या है दोनों, H3 है या H4 है,
H3. H3. श्योर हो? हो मैम, ये क्या हो गया? दिखा? चेंज दिखा कुछ? थोड़ा सा और जूम करो, या मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए। देखो, H4 सेंटर में होता है, H3 बाहर। ठीक है जी, मैं ऐसा डायग्राम बनाती तो तुमको एकदम से पल्ले नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा, जस्ट इसको थोड़ा सा रब करते हैं। और आपको याद करने का भी, रटने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 का मल्टीपल कौन है? 4। तो ये रहा, ये रहे H4, ये भी H4 है मैम, और ये भी H4 है। ठीक है, और H3 को हमने निकाल दिया बाहर। ये रहा हमारा H3 और ये भी H3। अब बताओ जी, किसी को इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. डायरेक्ट लेबलिंग भी आई है। PYQs उठा के देखो, कितने लोग कर रहे हो डेली PYQs? क्यों जी? डायग्राम वाले पोर्शन से मैंने आपको जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम, चलिए जी, वेरी गुड दीपाली जी एंड अंजलि जी, इफ यू आर डूइंग PYQs, बिकॉज PYQs आपको दिखाएंगे कि यस आपका खुद का स्टेटस क्या है। देखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम्हारे को अगर टेस्ट ले रहे हैं अवंती में, ठीक है मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये वो, आपको खुद को देखना है। करेक्ट? चलो फटाफट से हम इसको देखते हैं। टाइम क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे क्या? ओके 10 हमारे 10:48. हाँ जी, 15 मिनट में हमको ये वाला पार्ट खत्म करना है, उसके बाद क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। राइट? चलिए जी, क्या है, वरना अगर आप कहोगे तो हम आज इसको पढ़ा ही देंगे, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टर्म में देख लेंगे। राइट? चलो जी, क्या है, इन प्रोकैरियोट्स, क्या हो गया इसे, चलो, इन प्रोकैरियोट्स सबसे, क्योंकि क्या है, सिंपलेस्ट है, बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। DNA आपको पता है ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, पता है हमको ये, और उनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। वी आर क्लियर विद दिस। बट आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि DNA इज नेगेटिवली चार्ज। पता होगा आई गेस सबको। राइट? DNA Yes. क्या होता है मैम? नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ उसको बाइंड कौन करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव Positive. भी है ये की बात का, कि आपको अगर एक चीज रटी है कि DNA हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो प्रोटीन हमारा पॉजिटिवली ही चार्ज होगा, वरना वो रिपेल करेंगे। करेक्ट? उनकी क्या बोलते हैं, बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी। तो DNA जो है दैट इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स इन अ रीजन, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। और यहाँ पे क्या कहानी है फिर? द DNA इन न्यूक्लियोटाइड्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। ठीक है जी, इनकी सिंपल सी कहानी थी, हो गई कहानी खत्म। अब आ जाता है यूकैरियोट्स का, क्योंकि यूकैरियोट इज इंपॉर्टेंट। आपने डायग्रामेटिकली देख लिया तो बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं समझने में दिक्कत नहीं होगी, आई एम 100% श्योर। क्या है इनकी कहानी? कि इन यूकैरियोट देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसको हमने क्या नाम दिया? हिस्टोन्स। नाउ यू ऑल नो हिस्टोन क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। पहली बात हमें पहले से भी पता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स, प्रोटीन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ का यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ट्रस्ट मी। ये लाइसिन और अर्जिनिन। हाँ जी, लाइसिन और अर्जिनिन। अच्छा, दोनों के अल्फाबेटिकल नाम बताओगे मुझे? लाइसिन का अल्फाबेटिकल नाम क्या है? अर्जिनिन का अल्फाबेटिकल नाम क्या है? मैं वैसे LYS जो मतलब दे रखा था उसमें। नहीं अंश, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई। अल्फाबेटिकल नाम बच्चे, ये तो उसका वो हो गया ना, शॉर्ट फॉर्म हो गई। क्योंकि अगर आपने ना आई गेस 2015 या 16 किसी का पेपर अगर आपने उठा के देखा होगा ना, मैं श्योर नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम पे आपको लेके आऊंगी 100% वाला, कि कौन से में आया था। सेम यही क्वेश्चन आया था, और बच्चों को आंसर भी पता है, क्योंकि पता है हमारे पास 2 ही अमाइनो एसिड हैं इस हिस्टोन वाले में, कि लाइसिन और अर्जिनिन। बट पता है क्वेश्चन उन्होंने कैसे कर दिया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बट मैं इस चीज में श्योर नहीं हूँ कि CUET का था या नीट का। वो क्वेश्चन पूछा था कि ये रहा, ठीक है, ये KR दे दिया, फिर आपको दे दिया R, और यहाँ पे सपोज कर लो I दे दिया, फिर आपको दे दिया K एंड H दे दिया, एंड आपको एक और ऑप्शन दे दिया। ठीक है, बट जब तक आपको नहीं पता है ना कि लाइसिन को हम K कहते हैं और अर्जिनिन को R कहते हैं, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। राइट? आपने जब ये जेनेटिक कोर्स पढ़े होंगे उस टाइम पे, जब आपको ये अमाइनो एसिड्स पढ़ाए होंगे, या फिर अमाइनो एसिड्स तो आपके लास्ट ईयर के उसमें भी हैं 11th में, बट वो आपके में शायद मतलब 11th में अभी जस्ट मुझे किसी ने बताया कि CUET में 11th नहीं आता है। तो बट आपको अमाइनो एसिड तो पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर एक बार नाम आ गया तो जितने एटलीस्ट हैं उनके नाम तो पता ही होना चाहिए, कि लाइसिन को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और अर्जिनिन को R से। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनाते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं।
कैसे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चा जी? बेसिक, यही छोटे Basic. क्वेश्चंस हैं, फंसा देंगे आपको, इसलिए आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में। तो हमने कितनी बातें पढ़ी कि जो यूकैरियोटिक है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से फोल्डेड है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है मैम। हिस्टोन प्रोटीन हमारा जो है उसका नेचर क्या है और कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन मैम हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और वो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ है और उन अमाइनो एसिड्स के नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, और आपको अभी जस्ट हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं 8 मॉलिक्यूल से, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। करेक्ट, इसको इनको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। फिर आ जाता है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए को और ये हिस्टोन प्रोटीन्स को साथ में मिला दो तो ये क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इन दोनों के सम को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जस्ट लास्ट डायग्राम में आप देख के आए हैं। फिर कह रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। आपने आगे का स्ट्रक्चर भी देखा है कि उसके आगे ये क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज होते हैं जो कि न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलते हैं। कहा क्या जाता है इन्हें? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। किसको कह रहे हैं हम ये? द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर पैक्ड टू फॉर्म अ क्रोमैटिन फाइबर व्हिच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। हमने बीड्स ऑफ स्ट्रिंग किसको कहा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम को इन क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्रोमैटिन में हमको कैसे देखने को मिलता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, और फिर आगे ये मेटाफेज स्टेज की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये क्रोमोसोम की तरफ बनने लगे। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये क्या है मैम? ये कहानी क्या आ जाती है ना बच्चे कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स सम एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। मतलब हिस्टोन के अलावा भी कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें क्रोमैटिन को पैक करना है जब हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि हम सेकेंड लास्ट टू थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, सोलिनाइड स्टेज स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, वहां के लगभग जब हम पहुंचने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन से हमारा काम नहीं चलता, हमें और प्रोटीन चाहिए और उन्हीं को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब यहाँ की एक और चीज कहानी आ जाती है कि ये जो हमारा क्रोमैटिन है वहां पे दो तरीके से जो पैकेजिंग है वो की जाती है। एक होता है लूज वाली, एक होती है आपकी डार्क वाली। मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे नोट्स जो है आपको थोड़े से मतलब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप देख रहे हो कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं है। ठीक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अपने जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, क्योंकि फ्लो चार्ट्स क्या है? आई कैचिंग होते हैं, फटाफट एग्जाम में देखने में, रिवाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप कैसे बनाओगे? सिंपल सा यू क्रोमैटिन, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज तुमने पढ़ा हुआ है। दूसरा मैम हेटेरो, ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमैटिन की। फिर आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि ये जो है यूक्रोमैटिन दे आर लूजली पैक्ड है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या पढ़ी है कि ये एक्टिव है। ठीक है, ये कैसे हैं बच्चा जी? एक्टिव हैं ये हमारे। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? टाइटली पैक्ड या डेंस पैक्ड कह लो। ठीक है, दे आर डेंसली पैक्ड। और ये हमारे कैसे हैं बच्चा जी? ये हमारे इनएक्टिव है मैम। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया, क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड स्टेन। और हाँ, एक हमारा क्या जाती है कि हेटेरोक्रोमैटिन, आपको पता है क्यों? क्योंकि टाइटली पैक्ड है तो इनका स्टेन कैसा होगा? डार्क स्टेन। ठीक है, ये कैसे दिखाएंगे अपने आप को? डार्कली स्टेन दिखाएंगे और ये लाइट स्टेन में। तीन डिफरेंस, तीनों में से किसी एक पॉइंट में भी प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल ही इजीएस्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई गेस इससे इजी तरीके से तो नहीं हो पाएगा। बस ये 3 पॉइंट हैं, आपको तीनों ही याद करने हैं और तीनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं? इंटरलिंक्ड ही हैं। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हमारा सबसे पहला और सबसे प्यारा एक्सपेरिमेंट। और आई गेस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा टाइम हमने लगना भी नहीं है क्योंकि तुम लोग को रटा होगा। बस जो चीजें याद करनी है, हमें क्या याद करनी है कि मैम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सबसे पहले तो किसने दिया? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया। कब दिया? 1928 पे दिया। किस पे काम किया उन्होंने? Streptococcus pneumoniae पे। ये क्या है मैम? ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, फंगस प्रोटोजोआ मत टिक करके आ जाना क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीके का मैम बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? वो तो नाम इजी है कि निमोनिया ही है, तो निमोनिया ही कॉज कर रहा होगा। अब इस बैक्टीरिया के हमारे पास 2 स्ट्रेन्स है। He used 2 strains of this particular bacteria. अब स्ट्रेन्स की कहानी क्या है मैम? इन्होंने क्या कर दी? 2 टाइप की कॉलोनीज को ग्रो किया, एक स्मूथ वाली और दूसरी रफ वाली।
सबको एक्सपेरिमेंट रटा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फास्टली चली जाऊं इस पे, Yes, ma'am. है ना। चलिए जी, तो इन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रेन्स लिए, एक एस स्ट्रेन, उसमें इंजेक्शन किया और माइस क्या हो गया, मर गया। फिर आर स्ट्रेन, उसका हमने इंजेक्शन लिया क्योंकि उसमें क्या थी, रफ कॉलोनीज थी, कैप्सूल वैप्सूल नहीं था, तो ये वाला माइस क्या था, बच गया। फिर क्या किया इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले को ही गर्म कर दिया, हीट किल कर दिया, तो हमारा जो माइस था वो क्या हो गया, बच गया। फिर आर एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था उसको लिया, और आर स्ट्रेन जो कि हमारा लाइव वाला था, जिसकी वजह से तो माइस हमारा जिंदा रह रहा था, उसको लिया। देखो हमारे पास कंडीशन हमने कौन सी ली, दोनों कंडीशंस लिए कि एस स्ट्रेन वाला भी जो हीट किल्ड था वो क्या था, लाइव था, आर स्ट्रेन वाला भी हमारा क्या था, लाइव था। बट जब हमने दोनों को मिलाया तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट क्या आया, उल्टा आया। तो इससे इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने प्रूव किया कि कुछ तो ऐसा है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ। यही प्रूफ किया था इन्होंने, क्यों क्यों क्यों, है ना, कि he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria. R strain bacteria क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया है, किसमें, S strain bacteria ने उसको कुछ तो ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से माइस हमारा मर गया, क्योंकि S का हमारा कैरेक्टर क्या था, S का हमारा कैरेक्टर था कि वो माइस को मार देगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि S strain वाले ने कुछ तो ट्रांसफर किया R strain को, जिसकी वजह से हमारा माइस मर गया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर, बट उन्होंने ये कहा कि कोई तो, इस चीज को हम क्या कहते हैं कि उसने कुछ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है इसको, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को। बट वो क्लियर नहीं थे कि वो क्या चीज थी, जिसको आगे किसने पढ़ा, जिसको आगे पढ़ा ओवरी, मैक्लाइड और मैकार्टी ने। किसके अंडर में, इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइज किया। ठीक है, क्या किया, कैरेक्टराइज किया कि ये है क्या। तो इन्होंने यहाँ पे स्टडी की 3 चीजें मोस्टली, मतलब और भी चीजें ली थी, बट हम लोग जो पढ़ते हैं 3 को ही पढ़ते हैं, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। करेक्ट, इसको इन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल नेचर क्या था ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का, जो चीज ट्रांसफर हुई एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो क्या थी, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने इसको किया। और ये कब हुआ, डेट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम कमिंग टू दैट अगेन। फ्रेडरिक्स ने 1928 में किया, इन्होंने 33-34 में। ठीक है, सीक्वेंस से चल रहा है, अभी आपको याद रहेगा, एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने बोला कि तीनों में जो ये बायोकेमिकल है वो या तो प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनको ऑब्जर्व करना है कि आर स्ट्रेन में ऐसा क्या गया। ठीक है, तो विच बायोकेमिकल कुड फॉर्म ट्रांसफॉर्म लाइव आरएनए सेल्स इनटू एस सेल्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, दे डिस्कवर्ड दैट DNA alone from heat killed S type bacteria caused the transformation of non-virulent R bacteria into virulent S. मेन जो इनका स्टडी का एम था वो यही तो था कि इसने क्या किया, नॉन वायरलेंट था हमारा R वाला, उसको क्या कर दिया, S ने कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर कर दी कि वो हमारा नॉन वायरलेंट वायरलेंट में कन्वर्ट हो गया। ये एक स्टेटमेंट भी ऐसी ही आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, कि जो हमारा इसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, उसका हमारा जो था कंक्लूजन क्या था, तो इट वाज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया इनटू वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया। यही हुआ था हमारा, राइट। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया, बड़े मजेदार तरीके से किया कि 3 टाइप के इन्होंने एंजाइम्स ले लिए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। आप सबको इसका मतलब सब कुछ पता है, इसलिए हमने मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट वाला आपका एग्जैक्ट स्लाइड है उसको नहीं लगाया, कि 3 हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स थे, जिन्होंने ऐसे करके आपके टेस्ट ट्यूब्स थे, उसमें इन्होंने क्या किया, इन तीनों पर्टिकुलर एंजाइम्स को डाला। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वाला था, जब उसमें प्रोटीएज डाला तो उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आरएनएज वाले में भी नहीं हुआ। बट जब डीएनएज डाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए हमारा मर गया। ठीक है, प्रोटीन जब हम डालते हैं तो प्रोटीन मर जाता है, आरएनए डाला तो आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया। जब डीएनए वाला एंजाइम डाला हमने तो क्या हुआ, डीएनए मर गया, राइट। जब डीएनए मर गया तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, करेक्ट, यही कंक्लूजन था। जब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारा माइस कैसा था, हमारा माइस जिंदा ही रह गया। तभी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारा जो चीज ट्रांसफॉर्म हुई है ना, वही नॉन वायरलेंट को वायरलेंट में जिसने कन्वर्ट किया है वो कौन है, वो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में पता है ना कि इन्होंने कैसे किया था ये? Yes, ma'am. है ना।
चलो जी, बाकी फिर आ जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब आगे हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी बहुत ज्यादा बट हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने ना किसके किसके बीच में एक्सपेरिमेंट किया था, कोई बताएगा? इन्होंने सिर्फ दो चीजों के बेसिस पे किया था, दैट वाज जस्ट डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्या रीजन था, क्यों था कि आरएनए को नहीं लिया? इस वजह से जो इनका हर्शी और चेस का था, दैट वाज कॉल्ड अ फेलियर। अभी हमने कौन सा पढ़ा? 1928, देन 1933, अब तीसरा हमारा कौन सा आ गया? 1952। याद रहेगा सीक्वेंस? बोलो जी। फिर आज के लिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट अपना लास्ट करते हैं और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? Okay, ma'am. है ना? फिर जो आरएनए वर्ड है वो हम करेंगे कल। ठीक है जी, चलिए जी। फिर ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपका रटा रटाया है बट फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। क्या किया? डीएनए को उन्होंने लेबल कर दिया किससे? आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट, वो डायग्राम देखा होगा इसका। जस्ट लेट मी थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं। एक सेकंड, मैंने आई गेस डाला होगा। Just one second. ये याद है डायग्राम? एनसीईआरटी का ये Yes, ma'am. है ना? तो बहुत ज्यादा तो रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं थी। ये रहा वही अगेन बैक्टीरियोफाज हमारा। ठीक है, सल्फर लेबल्ड किसको था? प्रोटीन। और फास्फोरस लेबल्ड क्या था हमारा? डीएनए। करेक्ट। और फिर इन्होंने क्या किया था? इसको इन्फेक्ट करवाया, ब्लेंड कराया, सेंट्रीफ्यूज कराया। वही कहानी आप यहाँ पे देखोगे लिखी हुई कि डीएनए इन्होंने लेबल किया फास्फोरस से। जो उसका जो फास्फोरस था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, न्यूक्लियर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था डीएनए का, वो उसमें फास्फोरस का क्या इंपॉर्टेंस है। और उसको उन्होंने क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव कर दिया। किससे? P32। फिर सल्फर को कैसे करा? 35 से। और इसको भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको स्विच कर दें, आपको बोल दें S32 एंड P35। छोटू छोटू से चेंजेस, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये आपका मार्क्स खा लेंगे। आपको याद रखना है कि P अल्फाबेटिकली हमारे में पहले आता है और 32 भी पहले ही आता है। ठीक है, तो आप इससे एक थोड़ा सा एक हिंट लेके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वही वायरस को इन्फेक्ट कराया। फिर जब ब्लेंड किया तो देखा कि वायरल रेप्लिकेशन वहां पे हो गया। और यहाँ उसके बाद इन्होंने जब देखा तो उसका कंक्लूजन क्या मिला इनको? कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो हमारा एंटर हो रहा है बैक्टीरिया में। और क्या कर रहा है? तभी बताया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, बट प्रोटीन जो था वो एंटर नहीं कर पाया था, तो इसीलिए उसको क्या कर दिया कि दैट प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। फिर ये है रही हमारी प्रॉपर्टीज जो आप को पता होंगी। तो कल से हम करेंगे अपना कौन सा? ये वाला पर्टिकुलर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है जी। आ जाते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले पार्ट पे। देन आपका बस एक ये जेनेटिक कोड वाला पार्ट रहता है। और कल का क्लास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन। ठीक है, कितनों को अच्छा लगता है लैक ओपेरॉन? अंश, बाकी बिकॉज 3 ही पेज हमारे रह गए हैं, तो 3 पेज कल के कल हमारे खत्म हो जाएंगे। मतलब आज भी मैं अगर चाहती तो एक पेज तो और करवा देती, बट फिर वही हो जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। विनोद जी को भी अच्छा लगता है, ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए, आइए फटाफट से हम आपके यही वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एंड उसके बाद एटलीस्ट मतलब 20 जो हमने लास्ट टाइम किए थे, तो आज भी 20 तो कर ही लें। ठीक है, फटाफट आंसर बताते जाइए एंड वी विल बी डूइंग। चलिए जी, बताएं। एक सेकेंड जस्ट आप रुकेंगे बिकॉज मेरी ना इसमें जो स्क्रीन है दैट इज नॉट गोइंग बैकवर्ड। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ गया? जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। भाई चलिए, आ जाए, हो गया। नहीं रितु जी, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, न्यू एंटायर विंडो। चले, फटाफट से देखें आप इसको एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड मुझे दीजिए।
क्या था? फटाफट से तब तक आप पहले 5 क्वेश्चन देखिए प्लीज बच्चा जी। मैं अभी एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट सा देख रही थी आपके लिए ही, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं फटाफट से देखें उन्हें। का फर्स्ट। चलिए जी, हाँ जी, मुझे भी आने दीजिए मैं भी आती हूँ मैदान में, फिर खेलते हैं। चलिए, फर्स्ट का फर्स्ट मैम। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कोई भी ऐसा जो अपोज कर रहा है? क्यों ये अपोज करेगा सही आंसर को? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिपेंड्स ऑन। मैम बीएस का नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल सही, बी है ओनली। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से कोई फर्क पड़ेगा? नो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। स्टार्टिंग में भी हमने किया था। हाँ जी बच्चा जी, जो आपने किसने मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा करेक्ट किया था कि इकोलाई का 4.6 होता है। हाँ जी, वो 20 Yes. से आगे होगा। कौन थे आप? वंश? Abhishek. अभिषेक, ओके जी अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बताएं जी, कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा, कौन से करेक्ट है आपको एकदम, जिसपे बिल्कुल श्योर हो? जैसे इकोलाई तो जैसे अभी बता ही दिया, तो इकोलाई तो करेक्ट है ही। मैम इसका आंसर तो डी है मैम, वो सारे तो सारे करेक्ट है। इसमें 10 की पावर 6 नहीं 10 की पावर 9 आएगी। और कोई बच्चा जी? अभी अभी हमने स्टार्टिंग क्लास में, आप लोगों ने स्टार्ट क्लास तो, अच्छा तुम लोग पहले से क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? क्यों बच्चा? हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि ये ही 4 आपके जो सिलेबस है ना, चाहे सीयूईटी का ले लो चाहे किसी का भी, यही 4 हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने तो याद कर ही सकते हो, है ना? आई गेस इतनों को याद करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। अगर बहुत सारे होते तो समझने में भी आता है कि हाँ यार मैं बहुत सारे हैं। तो जस्ट इसमें एक छोटी सी गलती थी। देखो मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ कि वो लोग छोटी छोटी सी गलती को भी आपके पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली 9 आता तो ये आंसर करेक्ट रहता, बट यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने? 6, तो दैट मेड योर आंसर गलत। चलिए जी आगे बढ़ जाइए। प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन, हाँ जी, प्यूरिन्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पिरामिडीन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ए सोचिए आप। हाँ जी, दो नीट 2019 का क्वेश्चन है। सोचिए जी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों वाला। नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड बाय शुगर। कौन से शुगर? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सही जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए आ भी गया है। न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू। फॉस्फेट। और कोई? थैंक यू प्रेरणा जी। अच्छा जी, स्टार्टिंग में तो पढ़ा है, फिर भी आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं आपसे कहा है कि ये जो चैप्टर है, जो आपका इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, आपको लगता है कि हाँ वो ऐसे ही है, क्या बोलते हैं, रद्दी वाला, बट दैट इज नॉट रद्दी वाला पार्ट। ठीक है, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। देखो जी, नाइट्रोजन, जस्ट 1 सेकेंड, मेरी बैटरी डाउन, 1 सेकेंड बस। थैंक यू बच्चा, बस एक मेरा लैपटॉप एक्चुअली बंद हो जाता, मेरे को पता ही नहीं चला इसकी बैटरी कब उड़ गई। चलिए जी, हाँ हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ये रही लाइन, देखो सेम टू सेम वही लाइन है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि ये देखो, आप खुद से सोचो कि हमने एक चैप्टर, आपका ये पूरा चैप्टर, वो भी मॉलिक्यूलर चैप्टर, 8 जो पेज है उस पर निपटा दिया है, राइट? तो आपको क्या लगता है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक सिंगल लाइन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी वही लाइन कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटोस शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बच्चे आपका? आंसर विल बी शुगर। ठीक है, चलिए जी अब आ जाइए नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिनोसाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइन? बताएं जी, काहे का डिफरेंस है ये? मैम एडिनोसिन में तो नाइट्रोजन शुगर
नाइट्रोजन बेस है और मैम पेंटोस शुगर आई थिंक पेंटोस फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं मैम फॉस्फेट है इसमें मैम, दूसरे वाले में शुगर है। शुगर और ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। बस यही डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस हुआ? करेक्ट। दोनों में किस चीज का डिफरेंस आता है? सिर्फ और सिर्फ आपके शुगर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ओनली शुगर का, क्योंकि फॉस्फेट तो हमारी दोनों में प्रेजेंट होती ही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? When a phosphate group is linked to dash group of nucleotides through dash bond, a corresponding dash is formed. क्या कहानी बोल रहे हैं ये? और आपको सारी कहानी पता है। और ये मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? जो हम लोग ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहे थे शुगर वाला अभी, राइट? अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू, कौन से शुगर से ज्वाइन होता है ये? मैम 5 डैश से तो वो लिंक्ड होता है ये। नहीं बच्चे, फॉस्फेट नहीं होगा, शुगर ही होगा उसका आंसर बेटा जी। बोलो बोलो। तुम लोगों ने जब स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन की थी, क्या खा के ज्वाइन की थी? क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो जो हमने अभी जस्ट पढ़े हैं, चंद्रलेखा, राइट? चंद्रलेखा जी, अभी हम आते हैं आपकी बात पे भी। तो तुम्हारे चक्कर में मैं क्वेश्चन भूल गई। क्वेश्चन क्या था हमारा? कोई बच्चा जो क्वेश्चन बता सके मुझे? मैम फिर इन द ब्लैंक्स थे वैसे वो। तो उसमें बोला गया था कि जो फोस्फोरस है वो कौन से, कहाँ पे लिंक्ड है, कौन से पोजीशन पे। मैम ऐसी सभी उस पे पूछ रहा था, न्यूक्लियोटाइड ये सब। जस्ट वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। Phosphate group is linked to dash or group of a nucleotide side through dash bond and corresponding C bond is formed. अच्छा, पहले काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऑड वन आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? सी वाले पे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, मतलब है ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, राइट? फिर बी वाले में क्या आएगा? फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर मैम, वो अब सब में आप, सेम है। हाँ जी, बिकॉज ये सब में ही सेम है। ठीक है, अब आपका आंसर हमारे पास कौन सा रह जाता है कि ये आपस में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन से, सॉरी हाँ, कौन से कार्बन से इससे जुड़ा हुआ है। तो हमने कौन कौन से के बारे में पढ़ लिया था? फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया था कि न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, राइट? सेकेंड का कहानी डीऑक्सी वाला था, थर्ड वाला हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कौन सा? फिफ्थ वाला। मैम ए। ठीक है, कौन से जुड़ेगा ये बेटा जी? ये जुड़ा होगा हमारा 5 से। फॉस्फेट बॉन्ड हमारा ऊपर साइड में यहाँ पे इससे भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा 5 प्राइम। ठीक है जी, यस मैम। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है इसमें? पिरामिडीन्स में क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन, करेक्ट है? नो नहीं, मैम। प्यूरिन्स में आते हैं। पिरामिडीन्स इंक्लूड साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। हाँ जी मैम, यही सही है। आगे देखने की हमको शायद जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि आगे इन्होंने गलत ही दिए होंगे। अब आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are all nucleotides? बोले जी, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं? पूरी शांति, क्या हो गया भाई? मैम इसका डी है। इसका डी है मैम, बाकी और कोई? वाई डी है जी? अंश, अंश या कौन बोला? अंश नहीं बोला ना? यस मैम, नहीं था। क्यों? मैम आई थिंक मैम यूरासिल तो मैम नाइट्रोजन बेस है। थाइमिडीन आई गेस मैम ये फॉस्फेट ग्रुप है। और वो मैम, मैम गट फीलिंग थी। हमारी गट फीलिंग खराब है भाई।
अच्छा, आपको इनमें से कोई एक ऐसा लग रहा है जो एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन में जा रहा है? मुझे B लग रहा है, एसिड एसिड एसिड। तो तुमने फिर डी को क्यों सेलेक्ट किया? मैम ऐसे ही तुक्के में कर B। लिया था। हाँ, मतलब ये तो, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अब आप खुद से सोच लो ना, अगर आप एडेनिन को न्यूक्लियोटाइड कर रहे हो तो आप एडेनिलिक एसिड को नहीं बोलोगे। दोनों में से कोई एक ही फॉर्म तो लेके जाओगे, या दोनों ही उठा के ले जाओगे? थोड़ा सा तुक्का लगाना था। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा तुमने थाइमिडीन और थाइमिडीनिक को बोला, तो इससे अच्छा इसको ही बोल देते, ए बोल देते। मेरे को तो जो आंसर नहीं आता था ना, पहले मैं यही करती थी, ए को लगा के आ जाती थी। चलो नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ। A polymer of polynucleotide chain has at end एक में 5 प्राइम रो है, ठीक है जी। सिमिलैरिटी अभी जस्ट किया है इस वाला आपने, जल्दी 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 बताएं जी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, अभी जस्ट किया है आपने। 12 का तो C होगा। 12 का सी होगा, बिल्कुल सही। 13 का, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 5 मिथाइल यूरेसिल। बिल्कुल सही, 5 मिथाइल यूरेसिल। 5। बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलो 11th का, प्रेरणा जी कह रही है ए, और बिल्कुल सही कह रही है ए वो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 5 प्राइम है दैट इज बाय फॉस्फेट, और जो बी होता है दैट इज बाय हमारा OH ग्रुप। ठीक है, आपने अगर उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे करके बनता हुआ देखा होगा, थोड़ा सा गंदा बन गया है, तो यहाँ पे जहाँ पे वो स्टार्टिंग वाला जो 5 प्राइम होता है उसके पास हमारा फॉस्फेट होता है, ठीक है, और जो हमारा बी वाला होता है उसके पास हमारा क्या होता है, OH। 3 प्राइम जो होता है हमारा उसके पास नीचे साइड में, सॉरी, वहां पे OH होता है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाइए जी यहाँ पे, बस 2 मिनट और दीजिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे इसको। ठीक है, फटाफट से देखिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, साथ में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। फ्रेडरिक मिचर in 1869 identified DNA as an acidic substance and named it as nuclein। क्या ये बात गलत है? सही है मैम। सही है बिल्कुल, ठीक है। मैम B का। Erwin Chargaff said that the ratio between A and T, ठीक है, A and T and G and C, ठीक है, of double stranded DNA are constant and equals 1। क्या गलत है इसमें? सही है मैम, ये तो मेरे को सही लगता है। एडेनिन और ग्वानिन आएगा ना साथ में। अंश जी क्या कर रहे हो यार? बट मैम रेशियो में है ना मैम, A/T होता है ना, A/T = 2G/C। अच्छा तुम खुद से सोचो, A/T उसने कहा है, ठीक है, A और T के कितने होते हैं? अच्छा अच्छा, अरे यार मैम वो सम भी तो था नोटबुक के पास। हाँ बेटा जी, कंफ्यूज मत हो ना। A और G अगर यहाँ पे होता एंड T और C होता तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो हमारा यही वाला गलत है। चलो जी, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे आ जाओ। खिचड़ी बना दी हमने यहाँ पे। चलो जी, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ DNA वाज प्रोड्यूस्ड बाय, 'विल्किंसन फ्रैंकलिन। B। बिल्कुल सही, विल्किंसन। वैसे मतलब अगर देखा जाए तो दोनों को ही ले लेते हैं, बट हाँ हम एग्जैक्ट पे जाएंगे अगर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो विल्किंसन फ्रैंकलिन ही होगा, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इसमें बहुत भी तो है, बहुत A and B। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है ना DNA का, दैट वाज बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन ओनली। ठीक है, एक बार इसको रीचेक कर लेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखो, जो मैंने तुमसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ए DNA है, हमारे पास एक DNA है, 20% बेसिस उसके कितने हैं, एडेनिन है। तो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ बेसिस ऑफ पिरामिडीन? कैसे करोगे इसे? मैम अगर 20% एडेनिन है तो फिर मैम 20% वो भी होगा थायमीन। 20%, हाँ अंश जी कह रहे हैं 20% मैम अगर एडेनिन है तो 20% क्या होगा हमारे पास, थाइमीन। तो ये हमारे क्या बनते हैं, रिमेनिंग हो गया मैम 60% बच गया हमारे पास में, तो 60% में मैम ग्वानिन और साइटोसिन होगा, तो फिर मैम पिरामिडीन 30% आ गया मैम, तो ठीक 50 है, हो गया। ठीक है, तो 30 यहां से उठाया हमने और 20 यहां से उठाया, आंसर आ गया हमारा क्या, 50%। ठीक है जी, कितनों को समझ में नहीं आया है अभी भी ये वाला पार्ट? आ गया। आ गया। फिर आता है एक और इसी के जैसा वाला क्वेश्चन, जो है आपका होमवर्क। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड कल की क्लास में हम मिलेंगे, वरना सोचोगे कि मैम
क्लास को इतना आगे तक बढ़ाते जा रहे हो, जितने बच्चे बचे हुए हैं वो भी भाग जाएंगे। चलो जी फटाफट से लिख लो। इन सी अर्चिन डीएनए व्हाट व्हिच इज डबल स्टैंडर्ड 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of other three expected to be present in this DNA. बिल्कुल ऊपर वाले के उस पे ही बना हुआ है, आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? या नहीं होगा बता दो अभी मुझे। मैम हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आई वांट टू सी यू ऑल टुमारो आल्सो इन दिस क्लास, राइट? कल भी आपकी क्लास है, बट कल आपका टाइमिंग क्या है? आई गेस 11:30 से, है ना? क्यों जी? 11:30। हाँ कल 11:30 से। प्लीज प्लीज प्लीज, 1 घंटे की क्लास होती है हमारी, 1 घंटा 15 मिनट की। प्लीज ज्वाइन करेगा। अगर आपको जल्दी भागने की होगी तो भी मुझे बता देना, तो मैं आपको जल्दी छोड़ भी दूंगी। ओके मैम। चलिए Okay, जी, ma'am. बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Thank you, ma'am. बाय। बाय। बाय जी, बाय एवरीवन।